आज हम गुलाम वंश से शुरुआत कर रहे हैं। तो गुलाम वंश जो अपना चलता है वो 1206 से लेकर के 1296 तक चलता है। तो अब इसकी शुरुआत की जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक से, जो कि आपको पता है कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो वहाँ से शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत 1206 से लेकर 1210 तक रहता है। ये कुछ मतलब सुल्तान रहे या फिर राजा रहे उनके बारे में, फिर इसके बाद इनका इतिहास देखेंगे। उनके बाद फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर मुजुद्दीन बरहा शाह, फिर उसके बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन शाह और बलबन। बलबन के बाद में फिर उनके कैकुसरो, कैकुबाद और क्यूमर्स जैसे शासक बैठे इस पर सत्ता पर, लेकिन वो बहुत कमजोर शासक रहे और भर बाद में जाकर के ये थोड़ा सा वंश खत्म हो जाता है छाप में। अब देखो इसमें थोड़ा सा साफ साफ नहीं दिख रहा, मैं बताता चलूँगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1206 से लेकर के। तो 1206 में जो हमने देखे थे पहले सुल्तान, क्या नाम था उनका शुरुआत में, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के रूप में गुलाम वंश के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। यद्यपि वे एक वंश से नहीं थे, उन्होंने कुतुबी, शमसी और बलबनी वंश जैसे अंतर्गत रखा है। मतलब वो जो गुलाम वंश था, सीधी से कह सकते हैं कि गुलाम वंश मतलब कोई एक जाति या धर्म जाति से, मतलब उससे नहीं थे। मतलब इसमें देखिए कोई तो कुतुबी था, कुछ शमसी था, जैसे बापन बलबन का पढ़ा हुआ तो कहता है इस वंश से हूँ। रजिया सुल्तान अलग से, और नसरुद्दीन और फिर इसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो अलग थे। तो ऐसे इनके अलग अलग वो सब वंश रहे, और वंश मतलब जो भी बोलो इनसे वंश ही बोला जाता है। फिर 1206 में जब इसकी स्थापना की जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो वो गौरी का गुलाम था उस समय, और ऐबक ने मोहम्मद गौरी के सेनापति के रूप में भारत में अनेक विजय हासिल की थी। ये गौरी के बारे में पूछा जाता है, वो ऐबक के बारे में। मिनहाज और सिरा मतलब एक लेखक रहे हैं इतिहास के, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। इनका नाम है मिनहाज और सिरा। इन्हें वीर हृदय या उदार हृदय वाला सुल्तान कहा जाता था। कहा है किसको? कहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने मिनहाज सिराज को। ऐबक ने जो ऐबक थे, ऐबक ने जैसे सिंहासन पर बैठने पर ही उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, गलत बोल गया मैं, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। बस अपने क्या है मलिक या सिपह सलार की उपाधि ही से संतुष्ट रहा, इसके अलावा और कोई उपाधि नहीं। सुल्तान की उपाधि ये धारण नहीं करते, इसके आने वाले शासक करते हैं। ऐबक ने भारत की राजधानी समझे जाने वाली दिल्ली को अपनी राजधानी कभी नहीं बनाया था। जो उनकी राजधानी लाहौर थी उसी को राजधानी माना हमेशा। ये पूछा जाता है कि दिल्ली किसने राजधानी बनाई, तो ये आगे पढ़ेंगे अपन। और पूछा जाता है ऐबक की राजधानी क्या थी, तो लाहौर राजधानी थी। ऐबक ने 1208 में गजनी पर जो 1208 में क्या हुआ था कि गजनी पर जो खाजिम के शाह के आक्रमण को विफल किया, उसके लौटते ही मोहम्मद गौरी के अन्य सेनापति एल्दोज ने गजनी पे अधिकार कर लिया। देखो ऐबक ने क्या किया, जो गजनी पे ख्वाजम के शाह का आक्रमण हुआ विफल कर दिया, लेकिन उसके लौटते ही मोहम्मद गौरी के अन्य सेनापति जो एल्दोज था उसने गजनी पर अधिकार कर लिया। अब आगे चलते इसमें देखते हैं। ऐबक को लाख बख्श और कुरान खा भी कहा जाता है। ऐबक ने हसन यावी नामक जैसे विद्वान को संरक्षण दिया था। एक पहले विद्वान मिलकर उनका भी संरक्षण के समय में थे। ऐबक ने दिल्ली में एक जैन मंदिर तोड़वा करके कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ये भारत में मुस्लिम इतिहास की प्रथम मस्जिद मानी जाती है जो इन्होंने निर्माण करवाई। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा और एक अन्य मस्जिद का निर्माण कराया। पहले जो एक संस्कृत पाठशाला थी। ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक काकी की याद में कुतुब मीनार थी जो दिल्ली में, उसका निर्माण करवाया। पूछा जाता है कुतुब मीनार कहाँ है, तो दिल्ली में, किंतु वह इसे पूर्ण न कर सका। इसके बाद इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण करवाया। तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी कुछ थोड़ी से भाग को, उसकी मरम्मत किसने करवाई, इसमें नाम दे रखा होगा फिरोज तुगलक ने। ठीक है, देखो किस किस के नाम आ गए। जो मीनार जो कौन सी मीनार थी, नाम भूल गया इसका, कुतुब मीनार, तो उसका नाम किसने कराया था। देखो ऐबक का नाम आ गया, प्रेस का फिरोज तुगलक का नाम आ गया, इल्तुतमिश का भी नाम आ गया, इल्तुतमिश ने कुछ भाग करवाया था, और इसका सिकंदर लोदी का नाम भी आ गया। अब क्या होता है, इसने सारे काम कर दिए। अब 1210 में ये चौगान खेला था ऐबक। तो चौगान खेलते समय क्या हुआ, घोड़े से गिर गया और घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई।
और इसको लाहौर में दफनाया गया था। उसका एक पुत्र था आराम शाह जो गद्दी पे बैठा, लेकिन वो ज़्यादा समय तक वहाँ पे गद्दी पे नहीं बैठ पाया। लेकिन उसका एक गुलाम था इल्तुतमिश, जो बदायूं का सूबेदार था, तो वो गद्दी पे बैठा और इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहे हैं। इल्तुतमिश था, इसने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 1229 में जो बगदाद के खलीफा थे उनसे क्या हुआ कि सुल्तान के पद की जो वैधानिक स्वीकृति वो प्राप्त की थी। और इस वंश के अधिकार को वंशानुगत की बनाया था, ठीक है ना। 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। देखो, तराइन के 2 युद्ध पहले हो गए थे, तीसरा युद्ध हो रहा है। युद्ध में इसने एल्दोज को हराया था। किसने? इल्तुतमिश ने एल्दोज को पराजित किया। 1221 में जब चंगेज खां ख्वारिज़्म के शाह के पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए क्या सिंध आ पहुंचा था, तब इल्तुतमिश मांगबरनी को संरक्षण प्रदान न कर सका। उसने प्रदान नहीं किया, प्रदान न कर दिल्ली की रक्षा की। मतलब अगर वो दिल्ली वो उसको जो मांगबरनी था जो दिल्ली तक आ गया था जलालुद्दीन मांगबरनी, तो क्या हुआ, ख्वारिज़्म के शाह के पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां आया था। देखो, अगर वो इसको क्या करते, संरक्षण दे देता, तो चंगेज खां बहुत शक्तिशाली शासक था उस समय पे, तो इस पर आक्रमण करता तो दिल्ली को समाप्त कर देता। इसलिए उसने क्या किया, अपनी कूटनीति के आधार पर के उसको संरक्षण नहीं दिया, इसलिए वहाँ से चला गया। और वो देख रहा था चंगेज खां खड़े होकर के कि भैया ये मतलब पहले राजा आते थे, तंबू फंबू लगा लेते थे, आपने देखा होगा। उसने वेट किया था, अगर इसने अगर संरक्षण दिया तो हम इसके ऊपर आक्रमण करेंगे, तो उसने संरक्षण नहीं दिया। तब इल्तुतमिश ने मांगबरनी को संरक्षण न कर दिल्ली की सल्तनत की रक्षा की। इल्तुतमिश ने प्रशासन में अपने विश्वस्त और समीपस्थ गुलामों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्क-ए-चहलगानी, ये पूछा जाता, तुर्क-ए-चहलगानी या चालीसा कहा गया था। इल्तुतमिश ने जो एकता व्यवस्था को संगठित रूप दिया था, इसकी शुरुआत गौरी ने की थी, जो एकता व्यवस्था थी उसकी एकता व्यवस्था की, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं, इल्तुतमिश पहला ऐसा सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सिक्कों पे अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कराया। चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसी की देन है। दोआब में आर्थिक लाभ देने के लिए इल्तुतमिश ने 2000 मुस्लिमों को बसाया, ठीक है ना। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। इसने अपने महल के बाहर 2 शेरों की मूर्तियाँ बनवा करके खड़ी कर दी और उनके गले में क्या है, घंटियाँ लगवा दी। कोई भी व्यक्ति, न्याय मांगने वाला व्यक्ति, इन घंटियों को बजा करके न्याय की मांग कर सकता था, गुहार लगा सकता था कि भाई हमें न्याय चाहिए। इसने तबकाते नासरी की लेखक मिन्हाज सिराज को संरक्षण दिया था। देखो, मिन्हाज सिराज उनके तरह भी थे, ऐबक के में और इनके में की में, ठीक है ना। और आगे देखते, इसने ऐबक द्वारा प्रारंभ किए गए कुतुब मीनार के निर्माण को कार्य को पूरा करवाया। इल्तुतमिश के योग्य व बड़े पुत्र महमूद की मृत्यु हो जाने पर उसने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी बनाया था। 1236 में इल्तुतमिश के बामियान अभियान विजय पर जाते समय जब गए थे तो उसकी मृत्यु हो गई और कुछ अमीरों द्वारा उसके अयोग्य पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया। देखो, पिता ने तो अपनी बेटी को बनाया, लेकिन कुछ जो और भी अमीर थे वहाँ पर उस समय, जो मतलब अच्छे जो रहते हैं, मतलब मंत्री पद दिया जाता है, उन्हें अमीर कहा जाता था उस समय, तो उनने क्या किया, जो रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया। इसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में सारी शक्ति और सत्ता थी। वो बहुत एक क्रूर महिला थी, अतः दिल्ली की जनता ने पहली बार अपने शासक का विरोध किया और रजिया के सुल्तान बनने का समर्थन किया। चहलगानी की मदद से फिरोज शाह को हटा करके रजिया शासका बनी, जो कंठप्रति रूढ़वादी मुस्लिम नेताओं और स्वार्थी अमीरों को पसंद नहीं आया। देखो, रजिया जैसे पहले मुसलमान जो लेडी थी, वो सुल्तान बनने वाली पहली लेडी थी, लेकिन वो क्या है कि उसने जो स्वरूप धारण किया, मतलब बिना पर्दे के आना और पुरुषों के सामने बैठना, तो ये लोगों को उस समय पसंद नहीं आया था, तो इस समय भी उसका थोड़ा विरोध हुआ।
रजिया सुल्तान रजिया का शासनकाल तुर्क सरदारों के संघर्ष काल में माना जाता है, जिसमें अंततः तुर्क सरदारों की विजय हुई। रजिया मुस्लिम इतिहास की प्रथम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। उसने 3 साल 6 महीने 6 दिन शासन किया। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग करके, देखो पर्दा प्रथा त्याग दी, वह पुरुषों के समान कुबा मतलब कोट, कुल्हा मतलब टोपी पहनकर दरबार में आने लगी। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर मतलब असुसाला का अध्यक्ष बनाया के पद पर नियुक्त किया। उसके साथ घुड़सवारी पर जाने लगी, देखो ठीक है, जाती थी। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्क अमीर उसके विरुद्ध हो गए। मतलब गैर तुर्क थे, मतलब जो ये असुसाला का प्रधान था वो गैर तुर्क था, इसको अमीर बना दिया, तो जो और लोग थे वो क्या हो गए, इसके विरुद्ध हो। और मलिक अंतोनिया और कबीर खां एतगिन उसके विरुद्ध हो गए। रजिया ने याकूत की मदद से इनका सामना किया, परंतु अंतोनिया ने धोखे से याकूत की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बना लिया। इसके पश्चात एतगिन आद ने बरम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। रजिया ने मलिक अंतोनिया के सहयोग से पुनः सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन क्या है, फिर दोनों की हत्या कहाँ कर दी गई, कैथल नामक जगह पर कर दी गई, पूछा जाता। बरम शाह एक कठपुतली शासक था। इसके शासनकाल में सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए तुर्क सरदारों ने एक नए पद मतलब नायब अर्थात नायब मामूलिकात का सृजन किया। इस पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति एतगिन था। 1241 में पहली बार सल्तनत को मंगोलों का आक्रमण झेलना पड़ा। 1241 में पहली बार। 1242 में बरम शाह को हटा करके अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बनाया। इसने बलबन को अधिक महत्व दिया और अमीर हाफिज के पद पर नियुक्त किया। आगे चल करके बलबन ने नसरुद्दीन महमूद की मां के साथ मिलकर के मसूद शाह के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा और मसूद शाह को हटा करके नासरुद्दीन महमूद शाह को सुल्तान बनाया बलबन ने, ठीक है ना। ये सारे काम कौन कर रहा है, बलबन और मसूद शाह की माँ। नसरुद्दीन महमूद अत्यधिक दानी और धनी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसे दरवेश राजा के नाम से जाना जाता है। वह साधारण व्यक्ति की तरह रहता था और कुरान की आयतें लेकर के अपनी आजीविका चलाता था। नासिरुद्दीन के शासनकाल में वास्तविक संचालन बलबन के हाथों में था, जिसे नासिरुद्दीन ने नायब ए मामूलिकात का पद दिया था तथा उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। देखो मुझे कोई शब्द मतलब थोड़ा बोलने प्रोनाउंसिएशन में सही नहीं आ पाते हैं, तो आप देख लिया करो। मुमलिकात, यहाँ पर क्या उस पद का नाम दिया था, जो पद बनाया था उसको, पद का नाम है नायब पद या फिर नायब मालूका मुमलिकात। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन महमूद से किया। तुर्क अमीरों के विरोध के कारण 1253 में बलबन को हटा दिया गया तथा एक परिवर्तित भारतीय मुसलमान इमाउद्दीन रहमान को नायब मालूका मुमलिकात बनाया गया। वह सर्वाधिक उच्च पद पर पहुंचने वाला प्रथम परिवर्तित मुसलमान था, परंतु कुछ समय पश्चात तुर्क अमीरों ने रेहान के विरुद्ध क्या कर दिया, विरोध कर दिया। बलबन को पुनः नायब का पद प्रदान किया गया। 1258 में हालूकी के नेतृत्व में मंगोल का एक बड़ा आक्रमण हुआ। बलबन की सूझबूझ से संतुलन का बहुत ही कम नुकसान होगा। मिन्हाज उस सिराज देखो चला जा रहा है, ऐबक से आ रहा है, जिसने तबकाती राशि की रचना की है। इसके समय दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। 1266 में नासिरुद्दीन महमूद की अकस्मात मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना, क्योंकि महमूद का कोई पुत्र नहीं था। इलवारी जाति का बलबन इल्तुतमिश का दास था, जिसे ग्वालियर की विजय पर खरीदा गया था। वह चालीसा का एक सदस्य था। बलबन ने सुल्तान की पद की गरिमा प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। इसके लिए उसने अपने राजस्व सिद्धांत का विस्तारपूर्वक व्याख्या की। उसने
सुल्तान के पद को उसने सुल्तान को जिल्ले इलाही मतलब खुदा की परछाई, नियामत खुदाई मतलब अल्लाह का प्रतिनिधि बताया। अपने को शहनामा में वर्द फारस के अफरस या वंश से संबंधित बताया। उसने अपने दरबार में कुछ ईरानी परंपराओं का प्रचलन प्रारंभ करवाया, जिसमें सजदा पैगोस प्रमुख थे। उसने ईरानी त्योहार नौरोज का प्रारंभ कराया था। माना जाता है कि इसने प्रारंभ कराया था बलबन ने। अपने शत्रुओं के प्रति बलबन ने लौह रक्त की नीति अपनाई थी। तुर्के चहलगानी को नष्ट कर दिया था। बलबन ने इल्तुतमिश से चालू किया था। बलबन ने दोआब के क्षेत्र में मेवातियों के जो विद्रोह हुआ था उसे कड़ाई से क्या किया, दमन किया था। और तुगरिल बेग था, उसका विद्रोह दमन करने के लिए स्वयं बंगाल गया था, बंगाल का अभियान किया था। मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए बलबन ने एक शक्तिशाली सेना संगठित की और पृथक सैन्य विभाग जैसे दीवाने आरिज मतलब बलबन ने बनाया था दीवाने आरिज, तथा प्रथम गुप्तचर विभाग दीवाने बरीद की स्थापना की। सीमा वो किले बनवाए। किलों की देखभाल का दायित्व अपने पुत्र साहिबजादा मोहम्मद को सौंपा, जो 1286 में मंगोल से लड़ते हुए मारा गया। विख्यात कवि अमीर खुसरो अमीर हसन देवाली ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद या बलबन के दरबार में शुरू किया था। शहजादा मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन बहुत टूट गया और उसने अपने पुत्र बुगरा खां को उत्तराधिकारी बनाना चाहा, जो उस समय बंगाल का शासक था। उसने दिल्ली आने से मना कर दिया था, अतः उसने खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया। परंतु बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों ने कैकूबाद को सुल्तान बनाया, जिसने जलालुद्दीन खिलजी नामक एक अफगान तुर्क को अपना सेनापति व दीवाने आरिज बनाया। कैकूबाद के लकवाग्रस्त होने पर अमीरों ने उसके 3 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स को अपना सुल्तान घोषित किया, जिसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज शाह ने दिल्ली कर उसने खिलजी वंश की स्थापना की। कौन सी वंश की स्थापना की? खिलजी वंश की। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आई है कि बुगरा खां को उसने अपना सुल्तान बनाना चाहा, लेकिन वो बंगाल से आने से मना कर दिया जाता है। कहते हैं कि जब बलबन था वो बंगाल गया था जब अभियान करने के लिए। कौन सा जो मैंने बताया था, यहाँ पे एक अभियान किया था उसने जो तुगरिल बेग को दबाने के लिए। तो कहते हैं कि वहाँ इसने इतना कत्लेआम किया था कि उसको देख करके जो बुगरा खां था बहुत डर गया था। तो इसलिए उसने दिल्ली आने का चेष्टा नहीं की। मैं दिल्ली जाऊँगा तो मेरे पिताजी इसी तरह से करेंगे, अगर मुझे कोई गलती होगी तो मुझे इसी तरह से मार देंगे। वहाँ पे उन्होंने एक एक आदमी को ढूंढ के मारा था और सबको मतलब कहते हैं कि वहाँ इतना खून बहा था कि लोगों की रूह कांप गई थी। तो इसलिए बुगरा खां डर गया तो दिल्ली नहीं आना चाहता था, भले ही वो मर गया था तभी भी। अब अगला नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आज के लिए इतना ही।